that's exactly the kind of trophy that we wanted. And once it actually made it all sense as well. We're very quickly coming down towards the match summary, where Pakistan, ladies and gentlemen, obviously Samir Minhas making sure that India is not going to stand a chance. 172 knock, and that to 130 deliveries, and Hussain coming in for 56, and then Khan for 35. On the other hand, looking at India, obviously for Suryavanshi right at the beginning, but Ali Raza still getting him. It's the debacle which everybody needs to kind of witness. And for Pakistan, it was Ali Raza 442 and Subhanshu 29. Pakistan towards the end winning by 191 runs. Yes, Madam Sana, the glory that we all wanted for Pakistan. देखिए, हमने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया किस तरह इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो फार सुपीरियर था फॉर द अंडर 19 टीम, और किस तरीके से 191 रन्स की डिफ़ीट उनको खानी पड़ी। ऑब्वियसली जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने कर दी, आई थिंक जितना भी तारीफ़ की जाए इन प्लेयर्स की, जो सपोर्ट स्टाफ इनके साथ गए हैं, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस जो था सारा कुछ, वो उतना ही कम है। बिकॉज 191 का जो डिफरेंस है एट द फाइनल, ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। समीर मिन्हाज टू स्टार्ट विद, आई थिंक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर नज़र आए हैं, प्रेशर सोकअप करते नज़र आए हैं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हम जो बात करते हैं, एक मलेशिया के अगेंस्ट 170 की इनिंग्स खेली और उसके बाद फिर बीच में 50 और 40 करते रहे, लेकिन जो इनिंग्स इन्होंने यहाँ पर खेल दी फाइनल में, किसी वक्त भी एक्सीलरेटर से पाँव नहीं हटाया। ये तो ऑब्वियसली मलेशिया वाली इनिंग्स है, और इसमें भी नज़र आया 360 आपकी कुछ शॉट्स में पावर में कमी नज़र आती थी। एंड तक वो एक्सीलरेट करते रहे, चाहे अपने 90s में थे तब भी माइलस्टोन के लिए नहीं खेला, नज़र आ रहा था वो सिर्फ अटैकिंग माइंडसेट के ऊपर जा रहे हैं। और आई थिंक वहाँ से जो डेंट पड़ा इंडिया के कॉन्फिडेंस को, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और वेरी वेल सपोर्टेड बाय अहमद हुसैन। फिर बॉलिंग भी बड़ी अच्छी नज़र आई। अली रज़ा वंस अगेन, उनकी हम शुरू से बात कर रहे थे। अब्दुल सुबहान जो है वो बहुत अच्छे ओवरऑल नज़र आए, और सारा कोचिंग स्टाफ, उसमें सरफराज भाई की बात करें, शाहिद अनवर साहब की बात करें, जितना भी सपोर्ट स्टाफ है उन सब की बात करें, तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बट again it's the start, अभी वर्ल्ड कप की असल जर्नी बाकी है। Exactly, and we'll certainly come to that point. जहाँ समीर मिन्हास के हवाले से इन्होंने बात की, obviously काफी लोगों ने देखा जब as soon as I got this report as well, मेरे ख्याल है सबसे पहले मैंने सूर्यवंशी और अली रजा का डिबैकल देखा, और उसके बाद इनकी बल्लेबाजी भी देखी। बाजी भाई, जो एक चीज इनकी बल्लेबाजी में मुझे लगता है जो शायद यहाँ पे बात होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए दैट ही इज नॉट रियली अ स्लॉगर। और अगर वो बाउंड्री के लिए जा रहे हैं, अगर वो 6 के लिए जा रहे हैं, वो नेक्स्ट डिलीवरी के ऊपर जो है वो सिंगल भी निकाल रहे हैं, वो डबल भी निकाल रहे हैं, एंड ही मेड श्योर दैट यू नो ही मेंटेन्स हिज वेलोसिटी टुवर्ड्स हिज गोल। ये कहाँ आप कहाँ गए हुए थे? दूर था थोड़ा, तो वहाँ आपको रिपोर्ट सही आती थी, वहाँ आपको होमवर्क पूरा आता था। यहाँ पाकिस्तान में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको बताता नहीं। आपने बड़ा एनालिसिस तो मैं आप इसका क्या, आपने सारी एनालिसिस तो कर दी है, लेकिन ये वैसे आपके आते हुए ना ज़्यादा लीक एनर्जी आ जाती है ना, एनर्जी। सबसे अच्छी बात जो हमने बहुत कम पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे देखा है कि जो कंट्रोल्ड एग्रेशन थी, ऐसे किसी मोमेंट पे ऐसे नहीं लगा कि ये ज़बरदस्ती हिट मार रहे हैं। जहाँ बॉल था वहीं पे मार रहे थे, ऑफ साइड पे बॉल था ऑफ साइड पे मार रहे। सामने बॉल जो सबसे अच्छा एक इनका शॉट था कि इन्होंने सामने एक छक्का मारा, वो इंडियन प्लेयर्स एसोसिएट आप करते हैं कि ऐसे सामने लिफ्ट करके फास्ट बॉलर को छक्का मारना, वो रेयर है पाकिस्तानी प्लेयर्स में। बट द एबिलिटी उसकी ये थी कि आपने देखा कि कहीं ऐसे नहीं था कि चौका मार लिया है तो अब अगले बॉल को मैं उठा के मारूं। उसने सिंगल भी किए, उसमें टेम्पो जो उसकी इनिंग का वो बहुत ज़बरदस्त था। जो बंदा वनडे में 150 प्लस कर जाए तो उसको इनिंग्स के टेम्पो आता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा इसलिए कि इसने फाइनल में 150 प्लस किया, इसने उससे प्रीवियस 2 दफ़ा मतलब 170 2 दफ़ा कर गया, तो उसको तरीक़ाकार आता था बिल्ड करने का इनिंग्स का। बट जो सबसे अच्छी जो बात थी वो इन कंट्रोल था कि उस आपने ये नहीं उसने कोशिश की कि यार ऑफ साइड से मैं इसको लेग साइड पे खींच लूँ। उसने जहाँ ऑफ साइड पे बॉल मिला तो वहाँ गैप में मारा। तो वनडे क्रिकेट में स्पेशली इस तरह का प्लेयर बहुत ही डायनामिक होता है कि स्पेशली जब वनडे क्रिकेट में ऐसे होता है कि जब आप 30 40 50 कर जाते हो तो आपको गैप्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी गेम एक्सपैंड करते हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों तरफ की गेम हो तो फिर आप डेंजरस हो जाते हो। तो अभी तो खैर रन्स तो कर रहा है, लाइमलाइट में आ गया है,
एकदम सब इसका नाम ले रहे हैं, बट अब इसकी डेवलपमेंट शुरू होनी चाहिए। ठीक है। हमने कई ऐसे देखे प्लेयर अभी फाइनल खेल रहे थे, ये लेफ्ट हैंडर हैं अभी, KRL से खेल रहे थे, उन्होंने 50 भी किया, क्या नाम, शाहजेब। उन्होंने भी बहुत रन्स किए थे अंडर 19 में। तो वो उस अगले स्टेज पे थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगता है, तो आपको वो टाइम देखना पड़ेगा। प्लस जो इन्होंने बात की कोचिंग स्टाफ का, इस अंडर 19 में कोचिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। झलक इसमें मतलब सरफराज हैं तो मैं बात करता हूँ कि झलक इसमें चैम्पियंस ट्रॉफी की ही थी। अगर आपको याद पड़े तो पाकिस्तान पहला मैच इंडिया से हारा था चैम्पियंस ट्रॉफी, इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान आराम से हार गया था। दूसरा फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और इसी तरह बहुत रन्स कर दिए थे, और ये इसमें भी वो झलक आई है। ज़ाहिर है सारे एक्लेट इस वक्त सरफराज को जा रहे हैं, मेंटोर है, ठीक है, वो ऑप्टिक्स की वजह से भी एक्लेट जा रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी एक वो आवाज़ जो उन्होंने मारी वो भी वायरल हुई, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, वो सब ठीक है, वो जा रहे हैं। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि असल जो कोचेज़ हैं, जो काफ़ी देर से इनके साथ काम कर रहे हैं, जो सिस्टम में कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी और उनको हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। शाहिद अनवर की इन्होंने बात की, हेड कोच थे, वो काफ़ी देर से आपके सिस्टम में कोचिंग कर रहे हैं। तो अगर जब ऐसे कोचेस जब उनको सक्सेस होती है तो उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग की इन्होंने बात की, वो राव इफ्तिखार अंजुम, इनका बड़ा लंबा सा नाम है, राव इफ्तिखार अंजुम अल्लाह दिता नून, ये इस बात में तो एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं, ये इतना लंबा नाम है। याद भी है। ये इस्लामाबाद से भी खेले, यहाँ से भी पाकिस्तान भी खेले, लेकिन ये भी अब सिस्टम में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के एक अंडर 19 टूर्नामेंट में भी गए थे एज असिस्टेंट कोच। तो ये उस तरह से ना देख रहे हैं टीम को, तो इन लोगों को अब प्रमोशन मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है सारा फोकस तो सरफराज पे होगा क्योंकि बड़ा नाम है और मेंटोर है और टीम जीत गई इंडिया, वो सारा कुछ चैम्पियंस ट्रॉफी है वो। लेकिन मंसूर अमजद, राव इफ्तिखार, शाहिद अनवर, इनको अब आगे वर्ल्ड कप भी है, लेकिन इनको अब आपको इन पे भी नज़र रखनी चाहिए कि यार इनकी भी प्रमोशन होनी चाहिए। जब पाकिस्तान टीम या बड़े शाहीन्स या पाकिस्तान टीम या उस लेवल पे जब बात आती है तो आप मुल्क से बाहर क्यों देखते हो? अगर आप कोचेस भी डेवलप कर रहे हो तो फिर आपका इंटरनल कोच भी राइज करके उस पोजीशन पे आना चाहिए। तो जाहिर है आप जब विक्ट्री होती है तो फिर इनको भी आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जहाँ पे हम सब लोगों को हाईलाइट करने की बात करें, स्पेसिफिकली करते हैं, मैं जरा 2025 नवंबर में वो रेजिग्नेशन दे के चले गए, हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ, जो कि अजहर अली है, उनका भी काफ़ी किरदार रहा होगा। इस टीम को तश्कील देने के बाद ही वो गए थे, तो उनको भी क्रेडिट ज़रूर जाता है। और अजहर भाई की ओवरऑल भी हम बात करें, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से जितना भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। और यहाँ पर भी जो भी वजूहात थी जिस वजह से भी वो छोड़ के गए हैं, बट डेफिनेटली इस टीम को जो तश्कील देने में उनका एक अहम रोल है और उनको डेफिनेटली इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है। एग्जैक्टली। और जहाँ हमने पिछले साल का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसमें एक इस तरह का वनडे कप भी होते हुए देखा जिसमें मेंटोर्स आए, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जब वो मेंटोर्स जहाँ पाकिस्तान में अपनी टीमों के साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे तो 50 ओवर्स भी नहीं पूरे खेले जा रहे थे। सो मेंटोरशिप के हवाले से भी जरा थोड़ी क्लैरिटी तो जरूर होनी चाहिए कि एज ए मेंटोर। देखिए मेंटोरशिप मैं तो इसमें मानता नहीं हूँ। प्लस मेंटोर आप मैडम से ना इस वजह से आप देखिए अंडर 19 राहुल द्रविड़ इंडिया के कोच रहे थे, तो जब इतना बड़ा प्लेयर उस लेवल पे जाके कोचिंग करता है, खुद गए थे या लेके गए थे, वो हमारा हेडेक नहीं है, लेकिन उस लेवल पे अंडर 19 एज ग्रुप क्रिकेट में आपको बड़े जो प्लेयर्स आते हैं या बड़े जो नाम होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं। जब आप उनकी क्लोजनेस होती है कि मैं वसीम अकरम के साथ बैठा हूँ तो उससे बहुत एक बहुत वो फ़ायदा होता है, एक बहुत कॉन्फिडेंस रेज होता है, प्लस अप्रोचेबल हो जाते हैं वो। और जो यंग प्लेयर होता है थोड़ा अगर वो नर्वस होता है या थोड़ा रिजर्व्ड होता है या वो अपने आप वो उनसे अगर वो 3, 4, 5, 6, 7 दिन साथ बैठे हुए हैं तो वो उससे सवाल भी कर लेगा, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी फर्स्ट क्लास टीम में या उस लेवल पे अगर आप मेंटोर रखते हो तो
उसका मकसद नहीं है। समझ नहीं आता। उसका फिर ये है कि अगर आप फर्स्ट क्लास टीम में फिर आप उसको हेड कोच बनाओ तो सारा साल उनके साथ काम करे। अगर इतना है तो हेड कोच बनाओ, जैसे राहुल द्रविड़ अंडर-19 का हेड कोच था, मेंटोर नहीं था। True. वो आप उसका हेड कोच उनका बनाओ, वो सारा साल उनको कोचिंग करे, उनके साथ रहे, उनके साथ काम करे, प्लेयर डेवलप करे। दैट इज़ द वे। इसी तरह जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में मेंटोर का भी वो एक अट्रैक्शन होती है, वो आई बॉल्स के लिए होता है। विव रिचर्ड आता है, उसने प्लेयर तो नहीं ठीक करने, वो तो एक बैठे डगआउट में बैठे डगआउट पे एक लीग का ज़रा नाम चलता है, एक थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है लोगों की, तो वो सिस्टम है मेंटोर का। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास टीमों में मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रखनी ही है, अगर आप कहते हो कि ये 4-5 ये 6 हमें बड़े प्लेयर बड़े कोचेस चाहिए, तो फिर आप उनको फर्स्ट क्लास टीम के हेड कोचेस बनाओ। एग्जैक्टली। बस आयरनी सिर्फ ये है कि वो सरफराज हमारे पास है जो इंडिया को धोखा दे सकता है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। बट ऑन द अदर हैंड मैं एक और बात जरूर करना चाहता हूँ, वापस आता हूँ। But first of all, let's not take the limelight away from Ali Raza over here as well. जहाँ पे when he started off against Suryavanshi, it was really challenging, looked difficult as well. I mean, he was hitting his good length as well. ऐसा लगा नहीं कि शायद he'll be able to come back with a great comeback, but that's exactly what he did. And Ali Raza being phenomenal just in the final, getting 4 wickets, getting on his track back is something that was phenomenal for me to watch. कि यार पहले 2 overs में आप काफी रन्स कंज्यूम कर जाते हैं, फिर उसके बाद इवेंचुअली यू कम बैक, गुड लेंथ की बॉल होती है, आउटसाइड ऑफ जाती है, एंड दैट्स इट। अभी पहले अली रज़ा पे बात करूंगी, बहुत कम डिसएग्री करती हूँ बाज़त भाई से, तो थोड़ा सा वो भी करूंगी। बट अली रज़ा आई थिंक अगर पूरा टूर्नामेंट भी करना, यही दिखाता है कि क्यों इनको कहा जा रहा है कि ही कैन बिकम अ रियली गुड बॉलर, बिकॉज वो प्रेशर सोक इन कर सकते हैं। और आई थिंक स्किल के साथ, फिटनेस के साथ जो आपकी मेंटल साइड ऑफ थिंग्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो इन्होंने शो की। बाज़त भाई के साथ जनरली मैं बहुत एग्री करती हूँ। मेंटोरशिप वाली चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिसएग्री ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो हेड कोच का काम है वो ज़्यादा टेक्निकल, वो कर सकते हैं, मेंटल साइड ऑफ थिंग्स को भी केटर कर सकते हैं, पर वो टेक्निकल काम है। और ख़ास तौर पे हमारी इन्वायरमेंट में जहाँ पर बहुत स्विच होते हैं, आप एक टूर्नामेंट में हेड कोच बनते हैं, अगले टूर्नामेंट में मीडिया पे आ जाते हैं, उससे अगले टूर्नामेंट पे कुछ और कर रहे होते हैं। वहाँ पर मुझे ये लगता है कि जैसे शायद अनवर साहब हैं या और हमारे कोचेज़ हैं जो पूरा साल इसी चीज़ को काम करते हैं, तो कोचिंग की लाइन में उन्हीं को होना चाहिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो मेंटल साइड ऑफ थिंग्स पे चाहिए, या हमने नाम दिया था फॉर एग्जांपल मैथ्यू हेडन को हमने रखा ऑस्ट्रेलिया में एज ए बैटिंग कंसल्टेंट, तो आप कंसल्टेंट का नाम दे दें, आप मेंटोर का नाम दे दें, कोई भी नाम, वो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए आप टीम के साथ उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर जो हेड कोच का काम है वो बात बाज़त भाई की बिल्कुल सही है कि फिर उसका काम है पूरे साल काम करना। सो मुझे लगता है कि एट टाइम्स जो क्रिकेटर्स ज़्यादा क्रिकेट खेलें, वो इस चीज़ का फ़ायदा उनको हो जाता है नाम का, और जो पूरा साल पिछले 10-10 साल से सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं एज कोचेस, और नाम नहीं आता, वो फिर बड़े टूर्नामेंट में, अगर जैसे राहुल द्रविड़ सिस्टम में आए हैं तो वो एज कोच बन के आए ना, तो ये अगर बड़े प्लेयर्स अगर आना चाहते हैं, इनको आप कोचेस लेके आओ। बड़ा प्लेयर जो है वो कोचिंग प्रोग्राम करे और कोचिंग करे, उससे ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत के आप इनको मेंटोरशिप दे दो कि जी आप मेंटोर जो है वो सारे जो कोचिंग स्टाफ है वो बना रहा है, सारा कुछ वो बना रहा है, तो वो जो एक्चुअली जो हेड कोच वगैरह जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने बंदा बैठा दिया है, तो आपका जो हायरार्की है वो ख़राब हो गई है। इन्होंने मेंटोर की बात की कि मेंटोर्स, इन्होंने शायद मैथ्यू हेडन को मेंशन किया। देखिए, मैं ये पहले ही बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा मसला है। इंग्लैंड में या कोई दुनिया में ना कोई बैटर है या बॉलर है, उसको प्रॉब्लम हो रही होती है या एनी केस, वो उसका अपना जिस पे वो ट्रस्ट करता है ना, कोच हो या उसका उस्ताद हो या कोई भी बंदा, उसके पास चला जाता है। True. बहुत साल जब इंग्लैंड नंबर 1 बन गई थी टेस्ट टीम, तब बहुत सारे प्लेयर्स ग्राहम गूच के पास जाते थे। हालांकि ग्राहम गूच ईसीबी का हिस्सा नहीं था, वो उनके कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा नहीं था, वो अलहदा जाते थे, उसके पास वो कोई माइंड नहीं करता था। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो अपने पुराने क्लब के कोच के पास चले जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, तो बेसिकली वो उनके पर्सनल मेंटोर्स होते हैं। पाकिस्तान में ये मसला है कि अगर मैं या आप अपने एक टीम में खेलते हैं, हमारी सना मीर कोच है, हेड कोच है,
हम कहते हैं कि नहीं यार हमने उस्ताद बिल्ले के पास जाना है, वो हमें बताएगा, हम उसके पास जब चले जाते हैं तो यहाँ पे लड़ाई फुट हो जाती है। True. वो कहते हैं जी मेरी अथॉरिटी है, तो ये तो इसलिए हर प्लेयर का या हर मोस्टली 90% प्लेयर्स का एक अदा कोई बंदा होता है या कोई इंसान होता है, शुरू से बेसिक से उस्ताद होता है जिसको वो ट्रस्ट करते हैं, जिस पे जाके बात करते हैं या बैठते हैं या उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। पाकिस्तान में ये डिस्करेज किया जाता है। पाकिस्तान में अगर आप ग्रुप के बाहर किसी के पास जाओ तो वो एक इशू खड़ा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो ये मेंटरशिप की जो बात है, मेंटरशिप आपकी अपनी अलहदा हो सकती है। वन साइज फिट्स ऑल वाला मेंटोर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वो एक थोड़े 5-10 मिनट 4-5 दिन के लिए आ जाए आपसे, वैसे इंस्पिरेशनल कोई बातें, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 महीने की सीजन में मेंटोर रखना को जायज नहीं देता। इसका एक रेफरेंस पॉइंट भी मिलता है। मैं आई एम फॉरगेटिंग अ नेम, सर्टनली मेरे ख्याल लेटली ओपनर आए हैं, वो युवराज सिंह के पास जाते हैं, बार बार विजिट भी करते हैं उनको, बड़े ताबड़तोड़। अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, और उसको अच्छा लिया जाता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बारे में प्रोपेगेट किया जाए, ये प्रोपेगेंडा बंदा हो कि यार ये कोचिंग स्टाफ को छोड़ के जो है वो युवराज के पास चला जाता है और वहां जाके ये सीख के आता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सबसे 2-3 मरकजी सवाल है इसमें, क्या जो मेंटोर्स है वो कोचिंग रोल्स में आना चाहते हैं? मेरे ख्याल ये भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। दूसरा ये कि क्या हम इतने लिबरल हो चुके हैं जहाँ पे प्लेयर को अलाउ करें टू गो बैक टू दैट वन पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ वो कंफर्टेबल भी है, वो बेसिक्स भी सेट करता है, एंड ही प्रॉब्ली ट्रस्ट मोर एज वेल, क्योंकि बड़ा कट थ्रू कंपटीशन है। और तीसरा जो इन्होंने बात की कि यार यहाँ पे तो इस किस्म के हायरार्की के खिलाफ जाना वाकई डिस्करेज किया जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया नहीं, ये काफी सारी और जगहों का भी अलमिया। देखिए ये तो है, हम लोग हर चीज़ को इंटरफेरेंस समझना शुरू कर देते हैं, एकदम से इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं कि उससे क्यों पूछ रहे हो, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे। मैं इसी वजह से ये बात कर रही हूँ कि मेंटोर हमारे सिस्टम में अगर सही तरीके से रोल डिफाइन हो कि हेड कोच का क्या रोल है और मेंटोर का क्या रोल है, और आई थिंक इस टीम में वो बहुत ज़बरदस्त डिफाइन था, अंडर 19 टीम में वो बहुत ज़बरदस्त डिफाइन था, जिसकी वजह से एक सिनर्जी उनके नज़र आई। कॉम्प्लेक्स क्यों है हमारा सिस्टम? क्योंकि अच्छी तरीके से टीम पाकिस्तान में तब चलती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है 8 साल जो कप्तानी की है, कि जिस वक्त सिलेक्शन में कैप्टन और कोच दोनों प्रॉपर भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हों तो आपकी टीम ज़्यादा बेहतर चलती है। मेरा ज़ाती ख्याल ही है। उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि प्लेयर्स समटाइम्स अपने दिल की बात करते हुए कोच से घबराते हैं कि अगर हमने अपना फियर वादे कर दिया, हमने अगर अपना कोई डाउट कर दिया तो मे भी हमें टीम से बाहर बिठा दें या ना बिठा दें। तो मेंटोर एक ऐसा न्यूट्रल इंसान हो सकता है जहां पे आप जाकर दिल की बात कर दें, बट वो बात जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट तक पहुंचे, वो वहीं पर हैंडल हो जाए, रादर देन कि उसका इफेक्ट डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन पे पड़े। सो वहां पर एक थोड़ा सा बफर आपको मिल जाता है। बाहर की मुल्क की बाजिद भाई बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की, या वहां पे प्लेयर्स एसोसिएशन है, वहां पे साइकोलॉजिस्ट हैं, वहां पर और प्लेयर्स को एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये फील होता है खास तौर पे जैसे अंडर 19 में हमें सामने नजर आया कि ठीक है जो टीम स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, जो टीम कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसमें सरफराज भाई की डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन होगी, पर फाइनल शॉट्स मोस्ट प्रोबेबली हेड कोच बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे, और साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैप्टन एंड मेंटोर। तो आई थिंक जब सिनर्जी बन जाए तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल सकती हैं, बट उसके लिए क्लियर रोल डेफिनेशन दोनों की बहुत जरूरी है। Exactly. And one last question before we wrap up, and that is that I think that people, मुझे लगता है लोग अक्सर एक तो नहीं हो सकते या एक भी हो सकते हैं। नहीं, कोच तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, बताना ये कौन अच्छा कोच, बट स्टिल जो आपको लगता हो यार आपके दिल के सबसे करीब। देखिए जब हम ए टीम या वो ए टीम से खेलते थे तो हालांकि प्लेयर्स हमारे काफ़ी मेच्योर प्लेयर्स भी थे, मिसबा कैप्टन होता था, बट उसमें आके भाई हमारे कोच थे, एज इन वो टेक्निकल साइड नहीं एक्सप्लेन करते थे, बट उनका जो सबसे अच्छी जो उनकी बात थी कि वो एक प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस और ड्रेसिंग रूम में जो माहौल क्रिएट करते थे ऑफ मतलब प्रेशर रिलीज करने वाला माहौल, वो उनकी कैपेबिलिटी बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। मेंटोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे स्कूल में जिन्होंने मेरी क्रिकेट डेवलप की, या काफ़ी सारे, एक ब्रांच से मेरे ख्याल 3 प्लेयर्स निकले थे। बिलाल असद थे जो पाकिस्तान
के स्क्वाड में भी आए। फाद खान थे जो पाकिस्तान में 19 खेले, और मैं था, वो एक ही यहाँ बिगन हाउस के ब्रांच से आए थे। वो शहरियार साहब के बेटे थे, उमर अली खान नाम था। उन्होंने जो इनिशियल फॉर्मिंग ईयर्स थे उसमें उन्होंने हमें बहुत क्रिकेट खिलाई, और उस तरह उन्होंने बहुत सारे, जो अभी भी मैं जिन लड़कों से मिलता हूँ जो नहीं भी खेले, वो कहते हैं हमारी इनिशियल जो ज़िंदगी में उन्होंने जो इतनी जो हमें क्रिकेट कंट्रीब्यूट किया, वो तो शायद वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था मेरी ज़िंदगी में। कोचिंग के लिहाज से काफ़ी लोगों से मैंने, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, लेकिन शायद मेरे मसले ही इतने ज़्यादा थे कि वो हल ना हो सके। That's he being honest to the gut. Well, I would certainly want you to share yours as well. देखिए मेरी तो इनिशियल कोई एकेडमी या क्लब तो क्रिकेट खेली नहीं, स्ट्रीट क्रिकेट खेली। तो मैं अपने भाई का नाम तो लाजमी होगी, हमायूं मीर जो है मेरा भाई, उसने स्लेडिंग हो या और के मसले मसाइल हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस है मुझे, वो बहुत कुछ सिखाया। और बाकी भी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के ऊपर किया। उसके बाद मोहतशिम रशीद का नाम मैं ज़रूर लूँगी, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ टाइम गुजरा। कबीर खान बहुत थोड़े अरसे के लिए आए, पर उनका एक रोल था, और मार्क कोल्स, आई थिंक ये तीनों का रोल बहुत ज़्यादा था। और अगर मैं मेंटोर की बात करूँ, उसमें मेरे वालिद डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स उनकी वजह से मैंने सीखी हैं। और फिर शाबानो